हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जूलॉजी 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है जून 2023 सेशन का, जिसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी। आपको मैं इस क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन भी बताऊंगी और उनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें एक नोट दिया रखा है जिसमें बताया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है, ठीक है। Attempt any 4 questions from question number 1 to question number 2 to 6। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 क्वेश्चन तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं, उनके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी 4 के ही मार्क्स मिलेंगे, आप छोड़ सकते हैं बाकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पता है हम क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हुए तो हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है स्टेट whether the following statements are true and false। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें हमें पढ़कर बताना है कि वो ट्रू हैं, सच्ची हैं या गलत हैं, ठीक है, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहली स्टेटमेंट है पैरामीशियम बिलोंग टू द फाइलम सिलोफेरा। पैरामीशियम जो है सिलोफोरा फाइलम से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो ये करते हैं, तो ट्रू आएगा इसमें। 2 पेयर ऑफ इंसेक्ट विंग्स आर आर्टिकुलेटेड विथ प्रो एंड मीसोथोरिक्स। जो 2 पेयर ऑफ इंसेक्ट विंग्स होते हैं वो कौन से प्रोथोरिक्स और मीसोथोरिक्स के साथ आर्टिकुलेटेड होते हैं या नहीं, तो हाँ ये होते हैं, इसलिए ट्रू आएगा इसमें भी। थर्ड है द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज अ शॉर्ट जेलेटिनियस रॉड इन एक्नोडर्म्स। जो क्रिस्टलिनियस स्टाइल होती है वो एक्नोडर्म्स के अंदर जेलेटिनियस रॉड की तरह होती है या नहीं, तो नहीं, तो ये फॉल्स है, नहीं होती है। द क्रिस्टलाइन, इसमें मैंने आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि आपको पता चले। द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज एक्चुअली फाउंड इन द मोलस्कस। जो क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है वो मोलस्कस में पाया जाता है, एक्नोडर्म्स में नहीं पाया जाता, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है वो एक टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, वो भी मोलस्कस के अंदर। एक्नोडर्म्स ऑन द अदर हैंड have a unique vascular system that helps them to locomotion and feeding। जो एक्नोडर्म्स है उसके अंदर यूनिक वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो उनको हेल्प करता है लोकोमोशन में भी, मतलब चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और फीडिंग के लिए भी, खाना खाने के लिए और दूसरों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आएगा फॉल्स। फोर्थ है इन ब्रिटल स्टार ट्यूब फीड एड इन लोकोमोशन, तो इसमें आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द पैरेंथेसिस। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके साथ आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका एमसीक्यूज में होता है जिसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, बस इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से आपको कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आपको नहीं भी आता ये क्वेश्चन तो आप प्लीज़ अटैम्प्ट करके आएँ, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और इसमें आपको 2 आंसर्स दिए गए हैं, 2 में से एक ठीक होगा, 50% चांस है कि आपका वो ठीक निकल जाए, तो कभी छोड़कर तो आए ना, जो आपको लग रहा है वो आप लिख कर आए। उसमें भी ट्रू फॉल्स में भी आप तुक्का लगा सकते हैं अगर नहीं आता तो, ठीक है। फर्स्ट है एम्फीशियस बिलोंग टू द सब फाइलम। एम्फीशियस कौन से सब फाइलम से बिलोंग करते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, तो ये करते हैं सेफेलोकॉर्डेटा से, तो सेफेलोकॉर्डेटा आ जाएगा इसमें। सेकेंड है इन जॉलेस फिश हार्ट इज डबल और सिंगल चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। जो जॉलेस फिश होती है उसके अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो सिंगल या डबल चैम्बर्ड वाला होता है, तो वो होता है सिंगल चैम्बर्ड वाला। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी क्लास सिफोसोरा एरेक्नोइडा आर रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल्स। इनमें से दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास लिविंग फॉसिल्स की तरह जानी जाती है, तो वो होती है सिफोसोरा, ठीक है। फोर्थ है binary fusion results in 2 daughter cells that are equal or unequal in size and smaller than the parental size। जो binary fusion होता है उसके अंदर resulting 2 daughters मिलती है हमें, वो 2 daughters parent cell से साइज में इक्वल होती है या अनइक्वल होती है, तो वो अनइक्वल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट दिए गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट देख लेते हैं। मैच द टर्म्स given in the column A with the chosen given in the column B। कॉलम A में ये कॉलम A है, ये कॉलम A है और ये कॉलम B है, ये साथ नहीं लिख पाई मैं,
तो कॉलम ए में जो टर्म्स दी गई हैं उनको कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। मैंने इसमें इनके आंसर सामने सामने लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। पहली टर्म है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कौन सी फाइलम में पाए जाते हैं, तो वो एनिलीडा में, तो इसके साथ हम इसको मैच कर देंगे, एनिलीडा। सेकेंड है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मोलस्का फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशंस होती हैं। स्पिनी सिंग्ड एनिमल्स एक्नोडर्मेटा में पाए जाते हैं, एक्नोडर्मेटा फाइलम के अंदर। पोर बियरिंग एनिमल पॉरीफेरा के अंदर मिलेंगे, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हुआ कंप्लीट, जो कि सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी था। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड से 6 तक हमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं जिनके हमें मार्क्स मिलेंगे, बाकी 2 हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी रखी हैं आपको, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, उनके बीच में अंतर लिखना है। तो पहले आप टर्म देखेंगे रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, बट मैंने इनमें सीधे सीधे डिफरेंस लिखा है। आप ऐसे ना करके एक कॉलम बनाइएगा, रेडियल सिमेट्री लिखिएगा यहाँ पे और यहाँ बायलैटरल सिमेट्री। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप यहाँ रेडियल सिमेट्री का एक डिफरेंस लिखेंगे, वैसे ही बायलैटरल सिमेट्री का एक डिफरेंस लिखेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन साफ साफ दिखेगा, उससे आपको मार्क्स गेन करना ईजी रहता है, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो वही आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेटर हो। तो रेडियल बायलैटरल सिमेट्री के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो रेडियल सिमेट्री होती है, वो रेडियल सिमेट्री कैसी सिमेट्री होती है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से सुनिएगा, किसी भी एंगल से सेंटर के थ्रू या किसी भी एंगल से हम उसको काटते हैं, तो वो इक्वल हाफ्स के पार्ट में बटेगी। इक्वल हाफ एट एनी पासिंग थ्रू दी सेंटर, किसी भी एंगल से काटेंगे। दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म लुक दी सेम फ्रॉम एनी एंगल। इसका मतलब क्या है कि हम काटने के बाद किसी भी एंगल से अगर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो हर एक एंगल से सेम ही लगेगा। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द रेडियल सिमेट्री इंक्लूड जेलीफिश और सी एनेमन्स और जेलीफिश रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, bilateral symmetry is when an organism can be divided into 2 equal halves by only one plane passing through its center. जो bilateral symmetry होती है, bilateral symmetry में क्या होता है, जब किसी organism को हम सेंटर के पार्ट से अगर उसको कट करते हैं तो वो 2 equal पार्ट्स में डिवाइड होती है, पर सेंटर से ही करेंगे। वो क्या था रेडियल में कि हम किसी भी एंगल से काटते थे तो इक्वल में होता था, बट ये किसी भी एंगल से नहीं होता, ये सिर्फ सेंटर से होता है। तो सेंटर से हम जब भी इसको काटेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ पार्ट में बटेगी, राइट एंड लेफ्ट। दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म हैज अ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड। तो ऑर्गेनिज्म के पास एक अलग लेफ्ट साइड भी बचेगा और राइट साइड भी बचेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद बायलैटरल सिमेट्री इंक्लूड ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर ह्यूमंस आते हैं, हमें अगर सेंटर से काटा जाएगा तो हमारा एक लेफ्ट अलग होगा, राइट अलग होगा, और हम बायलैटरल सिमेट्री में कहलाएंगे। और कुछ टाइप के एनिमल्स भी होते हैं। One of the biggest advantages of radial symmetry is that it allows organism to capture food from any direction. जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रेडियल सिमेट्री का, वो क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन से अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से अपने फूड को पकड़ सकते हैं और उनको खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेलीफिश हैव टेंटिकल्स दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर प्रे। जेलीफिश के अंदर टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स को वो किसी भी तरफ एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके और खा सके। तो ये इसका एक एडवांटेज है रेडियल सिमेट्री का। बायलैटरल सिमेट्री ऑन द अदर हैंड अलाउज फॉर द मोर एफिशिएंट मूवमेंट एंड ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। जबकि जो बायलैटरल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो ज़्यादा तरीके से मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। जब अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें एक जगह से हम दूसरी जगह तक जा सकते हैं, हमारे पैर हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम अपना प्रे वैसे ही ले सकते हैं।
वैसे ही हम अपना खाना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन कैन वॉक ऑन दी 2 legs एंड यूज देयर आर्म्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। वैसे ही कि हम ह्यूमन्स हैं, हम अपने 2 पैरों से चल के जा सकते हैं, हमारे 2 हाथ हैं, हम अपने ऑर्गेनिज्म को खुद पकड़ के और अपना खाना वाना बना सकते हैं। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन के तरीके से देखा जाए तो bilateral symmetry is considered to be more advanced than radial symmetry because it allows for the more complex body structure and specialized function. अगर इवोल्यूशन की तरफ से देखे जाए, इवोल्यूशन मतलब कि बीते हुए टाइम से अभी तक के टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए, उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बायलैटरल सिमेट्री है उसको मोर एडवांस कंसिडर करेंगे हम रेडियल सिमेट्री के कंपैरिजन में। वो क्यों? क्योंकि ये बायलैटरल सिमेट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन का कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है जेलीफिश के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, तो इनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है और इनका जो फंक्शन होता है वो भी स्पेशलाइज्ड होता है। हाउएवर रेडियल सिमेट्री इज स्टिल अ सक्सेसफुल अडेप्टेशन इन मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जबकि अगर देखा जाए जो रेडियल सिमेट्री है वो अभी भी बहुत सक्सेसफुल अडेप्टेशन में गिनी जाती है बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के। एक्वेटिक मतलब जो समुद्र के नीचे रह रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा अडेप्टेड रेडियल सिमेट्री है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बीच में डिफरेंस। सेकंड है यूथेरिया एंड मीटाथेरिया। यूथेरिया और मीटाथेरिया के बीच में डिफरेंस लिखना है। पहले हम बताएंगे ये दोनों होते क्या हैं। यूथेरिया एंड मीटाथेरिया आर 2 टाइप्स ऑफ मैमल्स दैट हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये 2 टाइप के मैमल्स होते हैं। ये दोनों टाइप के मैमल्स के अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। यूथेरिया इज ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल मैमल्स। जो यूथेरिया होते हैं, यूथेरिया प्लेसेंटल मैमल्स को भी यूथेरिया बोलते हैं या यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल्स भी बोलते हैं। यूथेरिया आर मैमल्स दैट गिव बर्थ टू अ फुल्ली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग। यूथेरिया कौन से मैमल्स हैं? यूथेरिया वो टाइप के मैमल्स हैं जो फुल्ली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, मतलब एक पूरा डेवलप्ड बच्चा जन्म देते हैं, पैदा कर रहे हैं। दे हैव अ प्लेसेंटा दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस टू द मदर्स ब्लड सप्लाई अलाउइंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ट्रांसफर्ड टू द ग्रोइंग फीटस। इन लोगों के पास एक प्लेसेंटा होती है जिस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस डेवलप करता है मदर की वूम के अंदर, मदर के पेट के अंदर फीटस जो भी बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई उसी के थ्रू ही लेता है। प्लेसेंटा मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन बना के रखती है, जो उसको इमोशंस भी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशंस भी देती है और ब्लड सप्लाई भी करती है और ऑक्सीजन भी पहुंचाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है दोनों के बीच में जो इनको कनेक्ट करके रखता है। दिस process allow for a longer gestation period and a higher chance of survival of the offspring। जो ये यूथेरिया ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा अगर अवेलेबल है तो बच्चा ज़्यादा टाइम लेगा ग्रो करने में, ज़्यादा टाइम ग्रो करने में लेगा तो उनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होगा। मतलब जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? 9 महीने। 9 महीने बाद ही बेबी जन्म लेता है, तो उनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। अगर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है तो बच्चे का सर्वाइवल ऑफ चांसेस बढ़ जाता है, बच्चा ज़्यादा जी सकता है, उसके डेथ होने का या फिर उसका पेट में मर जाने का बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस सर्वाइव करने के होते हैं ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होने के वजह से। फॉर एग्जाम्पल यूथेरिया इंक्लूड्स ह्यूमन। यूथेरिया के एग्जाम्पल कौन से? ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है और इनका जेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है और इनका सर्वाइवल ऑफ चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स एंड काउज, ये यूथेरिया के एग्जाम्पल थे। ऑन द अदर हैंड मीटाथेरिया ऑल्सो नोन एज मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू अनडेवलप्ड ऑफस्प्रिंग। जो मीटाथेरिया होता है उनको मार्सुपल्स भी बोलते हैं। मार्सुपल्स वो टाइप के मैमल्स हैं जो एक अनडेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। दे यंग आर देन कैरिड इन अ पाउच ऑन द मदर्स बेली अंटिल दे आर फुल्ली डेवलप्ड। इनके पास क्या होता है? मम्मी के बेली के अंदर, मम्मी के पेट के ऊपर एक पाउच की तरह होता है, उसके अंदर बेबी ग्रो करता है और अनडेवलप्ड बेबी को ये जन्म देते हैं उसके थ्रू।
This allows for a shorter gestation period but also means that the offspring are more valuable and have lower chance of survival. अगर उनके पास ये पाउच स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में जो जेस्टेशन पीरियड है वो कम होगा उसके कंपैरिजन में यूथेरिया के. तो इनका जेस्टेशन पीरियड कम होता है. अगर जेस्टेशन पीरियड कम है तो सर्वाइवल ऑफ चांसेस भी कम हो जाएंगे. ठीक है, तो ये इन दोनों के डिफरेंस आपको साथ साथ समझ आ रहे होंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ मीटाथेरिया इंक्लूड्स, आपको मीटाथेरिया का एग्जाम्पल तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा पाउच किस में दिखता है. आपको पता होगा कंगारू के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उनका बेबी जन्म लेता है. और कोआल्स एंड ओपोसम्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. अनदर की डिफरेंस बिटवीन यूथेरिया एंड मीटाथेरिया इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस और है कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है. यूथेरिया फीमेल्स हैव अ यूट्रस विद 2 सेपरेट ट्यूब्स लीडिंग टू द ओवरीज. यूथेरिया जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनके पास पूरा फुल्ली डेवलप्ड यूट्रस होता है. जो कि हमें पता है, हम फीमेल हैं, हम ह्यूमन बीन हैं. अगर मेल भी है कोई, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो उन्हें भी पता है कि फीमेल के अंदर यूट्रस होता है. यूट्रस के साथ 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होती है जिनको ओवरीज बोलते हैं. और उस यूट्रस में फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म और बेबी जन्म लेता है, उसी के अंदर पलता है वो 9 महीने. वाइल मार्सोपियल्स फीमेल्स हैव ओनली 1. जबकि जो मीटाथेरिया है, जिनको मार्सोपियल्स भी बोलते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही ओवरी होती है, 2 नहीं होते. Additionally, Eutheria have a complex placenta while marsupials have simple one. अगर एडिशनली एक और इनका डिफरेंस देखा जाए तो जो यूथेरिया है उनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का, जबकि मीटाथेरिया में सिंपल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हुआ. सेकेंड का थर्ड देखते हैं. डायग्नोफ्लैजिनेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सेंस. द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोफ्लैजिनेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सेंस. सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ, डायग्नोफ्लैजिनेट्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर पार्ट ऑफ प्लैंकटन कम्युनिटी. जो डायग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लैंकटन कम्युनिटी के पार्ट होते हैं. दे हैव 2 फ्लैजिला which they use for the movement and they can photosynthesize using chloroplast. इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं. फ्लैजिला कुछ नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जो वो यूज़ करते हैं यूज़ करके मूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लैजिला को. और इनके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. क्लोरोप्लास्ट के थ्रू इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड, एपिकॉम्प्लेक्सेंस आर also unicellular organisms but they are parasitic in nature. जो कि एपिकॉम्प्लेक्सेंस हैं वो भी एक टाइप के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं. पैरासाइटिक इन नेचर का मतलब कि ये खुद का खाना खुद से नहीं बनाते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि प्रे वगैरह को खाकर. एक मिनट. दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड अ एपिकल कॉम्प्लेक्स विच दे यूज टू इन्वेड द होस्ट. इनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो ये यूज़ करके होस्ट के अंदर इन्वेड करते हैं, होस्ट के अंदर घुसते हैं, जिनके ऊपर ये पलेंगे. 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 इज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है कि ये दोनों कैसे टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं. तो डायग्नोफ्लैजिलेट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू सेल डिवीजन while एपिकॉम्प्लेक्सेंस हैव more complex life cycle involve both sexual and asexual reproduction. जो डायग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस होते हैं उनके पास मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है. सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 आर देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन. इन दोनों का ह्यूमन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट है वो इनका अलग डिफरेंस है. डायग्नोफ्लैजिलेट्स कैन कॉज रेड-टाइड्स विच कैन बी हार्मफुल टू मेराइन लाइफ एंड ह्यूमन हु कंज्यूम कंटेमिनेटेड सी फूड. जो डायग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो ह्यूमन के अंदर रेड-टाइड्स नाम के छोटे छोटे रेड तरीके के दाने कर देते हैं. वो ह्यूमन को कैसे हो जाते हैं, जो ह्यूमन कंटेमिनेटेड सी फूड को कंज्यूम करते हैं उनको हो जाता है. Epicomplexans, on the other hand, can cause disease such as malaria and
प्लास्मोसिस इन ह्यूमन एंड एनिमल। जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस होते हैं वो कुछ टाइप की डिसीज़ क्रिएट कर देते हैं ह्यूमन और एनिमल्स में, जैसे कि मलेरिया। आपको सबसे पहले पता होगा मलेरिया सिर्फ मॉस्किटो से होता है, बट ये एपिकॉम्प्लेक्सेंस के थ्रू भी होता है। प्लास्मोसिस ये एक टाइप की डिसीज़ है जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, अगर हैबिटेट के थ्रू देखा जाए तो डायग्नोफ्लैजिलेट्स आर फाउंड इन बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट। जो डायग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। वाइल एपिकॉम्प्लेक्सन आर मोर फाउंड इन दी एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो कि एपिकॉम्प्लेक्सेंस हैं वो ह्यूमन और एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ है वेनेमिश और नॉन वेनेमियस स्नेक। वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। वेनम आपको पता होगा जहर को कहते हैं हम, इसमें पर आपको डेफिनेशन बता देते हैं। वेनम इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्नेक्स दैट कंज्यूम टॉक्सिन्स। वेनम एक टाइप का स्पेशलाइज्ड सलाइवा होता है जो कि स्नेक्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर कुछ टाइप के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है? वेनम एक टाइप का सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है स्नेक्स के अंदर, उस सलाइवा के अंदर कुछ टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, इसीलिए ये वेनम कहलाता है। व्हेन अ वेनेमियस स्नेक बाइट इट्स प्रे और पोटेंशियल थ्रेट, द वेनम इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग हार्म और डेथ। जब एक वेनेमियस स्नेक मतलब जहरीला सांप किसी प्रे को या किसी से उसको डर लग रहा है या किसी से उसको थ्रेट हो रही है तो उसको काटता है, तो वो काटने के साथ अपना जो वेनम है, जो जहर है, वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। काटने के साथ साथ इंजेक्ट कर देता है, उसके ब्लड स्ट्रीम में वो जहर पहुंच जाता है और वो हार्म करता है उसकी बॉडी को, या डेथ भी हो सकती है उसकी। ये इसका वो था डेफिनेशन। अब इसका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन वेनेमियस एंड नॉन वेनेमियस स्नेक्स। वेनेमियस स्नेक्स typically have a triangular shaped head while non-venomous snakes have more rounded head। जो वेनेमियस स्नेक्स होते हैं, जिनके पास जहरीला स्नेक कह लें हम, उनका जो सर होता है वो ट्रायंगुलर शेप्ड में होता है, जबकि जो बिना जहर वाला स्नेक है उसका राउंडेड हेड होगा, गोल हेड होगा। आइज कैसी होती है उनकी? वेनेमियस स्नेक्स हैव एलिप्टिकल शेप्ड प्यूपल सिमिलर टू कैट आई, वाइल नॉन वेनेमियस स्नेक्स हैव राउंडेड प्यूपल। जो जहरीला सांप होता है उसका एलिप्टिकल शेप्ड प्यूपल होता है, जैसे कि कैट के अंदर पाया जाता है, बिल्ली के अंदर। और जो नॉन वेनेमियस स्नेक्स होते हैं उनका राउंड प्यूपल होता है। वेनेमियस स्नेक्स हैव अ थ्रेड सेंसिटिव पिट लोकेटेड बिटवीन देयर आईज एंड नोस्ट्रल्स which helps them detect prey। वेनेमियस स्नेक्स के पिट के बीच में, आई और नॉस्ट्रल्स के बीच में एक हीट सेंसिटिव पिट होता है जो उनको हेल्प करता है अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। नॉन वेनेमियस स्नेक्स डू नॉट हैव दिस पिट। जो जहरीले सांप नहीं होते उनके पास ये स्नेक पिट नहीं होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल वेनेमियस स्नेक्स आर डेडली टू ह्यूमन। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सारे जहरीले सांप हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन के लिए डेडली हों। सम ओनली कॉज माइल्ड सिम्टम्स वाइल अदर कैन बी फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। कुछ टाइप के स्नेक्स जो जहरीले हैं वो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स दे सकते हैं ह्यूमन को या फिर किसी भी एनिमल को जिसको ये काटता है, और कुछ को तो मौत भी हो जाएगी अगर उसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।